ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। सो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सो अब दोस्तों नोमैडिक एम्पायर के बारे में जैसे मैंने कहा कि हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन सभी खानों के खान 30 मार खान, दैट मीन्स दैट सलमान खान नहीं बोल रहा, सलमान खान की बात हो रही है, सैफ अली खान की बात नहीं हो रही है और यहाँ पे शाहरुख खान की बात भी नहीं हो रही है। इन सभी खानों में सबसे बड़ा खान जो है ना, वो आपका यूनिवर्सल रूलर आपका चंगेज खान है। चंगेज खान जैसे कहीं कहीं गेंगिस खान भी प्रोनाउंस किया गया है, तो आप ऐसा ही समझ के चलना कि चंगेज खान के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। चंगेज खान का इतिहास अगर हम देखें तो चंगेज खान के बारे में हम मंगोलों को बोल सकते हैं। 13 से 14 सेंचुरी के दौरान यूरोप और एशिया के बहुत सारे कॉन्टिनेंट में, यानी कि बहुत सारे देशों के अंदर इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और चंगेज खान का रियल पिक्चर किसी को नहीं पता है, हर जगह आपको अलग अलग मिलेगा, फिल्मों में भी अलग है। मैंने थोड़ा सा इमेजेस के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि बच्चों को रियल टचअप मिल जाए। 13 to 14 सेंचुरी का मतलब लगभग 1201 से लेके लगभग मैं कह सकता हूँ 1499 समथिंग, ऐसा समथिंग आपको टाइम पीरियड मिलेगा, जिसमें चंगेज खान तो थे बट उनके बेटे और फिर उनके बेटे भी, यानी कि 2 पीढ़ी तक इन लोगों ने पूरे क्या कहते हैं एशिया और यूरोप के बहुत सारे कॉन्टिनेंट पे राज किया। और उसके बाद इतना बड़ा साम्राज्य फैला के जनता के सामने गए कि दुनिया में अशोक जैसा हमारे भारत का महान राजा जिसने अखंड भारत का निर्माण करा था, उसके बाद आपका क्या कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने पूरी दुनिया को जीतने की ख्वाहिश रखी थी, ये उन सब से बहुत अलग था। मतलब उन सब का बाप आप कह सकते हो कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट को फैलाने वाला बंदा धरती पर आज तक नहीं हुआ, वो चंगेज खान था। सो इंट्रोडक्शन मैंने बहुत बड़ा चढ़ा के दे दिया है, तो आपको दिख सकता होगा ये थोड़ा सा मैपिंग है, ये चाइना का हिस्सा है बट ये मंगोलों का पार्ट है। मंगोलों के बाद ये पूरा एम्पायर आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये एशिया के अफ्रीका सॉरी मैं कह रहा हूँ यूरोप के कॉन्टिनेंट से लेके एशिया के कॉन्टिनेंट तक, ये सारा एशिया का कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप का कॉन्टिनेंट है, ये सारा एशिया का कॉन्टिनेंट है। तो इतने बड़े इलाके के अंदर इनका साम्राज्य था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विकिपीडिया के अंदर तैमूजिन की पिक्चर कुछ ऐसी दिखाई गई है। नेशनल पैलेस म्यूजियम तेपी यानी कि ताइवान के अंदर ये इमेजेस दिखाई गई है, तो इसे ही हम रियल मान के चलते हैं। इनका टाइम पीरियड 1206 से लेके 1227 का टाइम पीरियड है और इनको बचपन में आप कह सकते हैं तैमूजिन कहते हैं, यानी कि इनका टाइम पीरियड इसी टाइम पीरियड पे शुरू हुआ। और वैसे तो जन्म इनका 1162 के अंदर हो चुका था और ऑफकोर्स क्या कहते हैं मंगोल के अंदर इनका जन्म देखने को मिलता है। तो दोस्तों चंगेज खान जो है असल में ये चैप्टर आपको बताता क्या है, ये चैप्टर बताता है पारंपरिक, सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों के बारे में। उनका पूरी तरीके से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, उनका रूल कैसा था, किस तरीके से स्टेपी मैदानों में उस ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड किस तरीके के कल्चर होते थे, उसके साथ साथ मंगोलों के सामने क्या क्या दिक्कतें आई, उनकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से थी, उनकी धार्मिक परंपराएं किस तरीके से थी, ये सब हमें थोड़ी सी झलकियां देखने को मिलती हैं। यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्होंने एक नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े। इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा बदल डाला। क्योंकि देखो किसी भी साम्राज्य के बारे में अगर पढ़ते हैं ना, तो उसका कोई ना कोई हिस्ट्रिकल और पॉलिटिकल रिलेशन जरूर होता है और जो प्रेजेंट टाइम पे उसके सिनेरियो को कनेक्ट करता है। अगर हम इस बंदे के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि आज जो मंगोल कंट्री बनी है या मंगोलों के साथ चाइना का रिलेशन आज कैसा है, ये उस समय चंगेज खान के हिस्ट्री पे ही डिपेंड करता था। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या क्या हम इस चैप्टर में समझेंगे हम कि इस बंदे ने इतने बड़े राजा, जो दुनिया का सबसे बड़ा राजा अलेक्जेंडर था, उसको भी बौना कैसे बना दिया। जैसे जैसे चैप्टर में हम डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे वो हमें पता चलता रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, उसके पास ऐसी कौन सी स्किल थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की कि उस बंदे ने इतने बड़े साम्राज्य को जीत के चलाया भी। जैसे एग्जांपल देता हूँ मोदी साहब जी। मोदी साहब अभी 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व करते हैं, 140 करोड़ लोगों का। और अगर 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं तो क्या सभी को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम सही तरीके से वो पूरे इलाके को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वो बंदा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी,
उस तरीके की व्यवस्थाएं भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतने बड़े इलाके पर कैसे डोमिनेंस चलाया, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है। और वो राजा की ही खूबी होती है, चंगेज खान के अंदर थी, और वही हमें समझना है। देखो हिस्ट्री हमें यही समझाती है, ठीक है। कल को आप भी किसी इलाके के राजा बनते हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना इतना बड़ा एम्पायर चलाना कैसा है। इसीलिए दूसरी अगर बात करें तो चंगेज खान रिलेट टू डाइवर्स सोशल एंड रिलीजियस ग्रुप दैट कंपाइज हिज डोमिनेंस। दूसरी बात ये भी कि यूरोप का अलग ड्रेसिंग सेंस, खान पान, एशिया का अलग ड्रेसिंग सेंस, खान पान। तो मतलब इस चीज के लिए हमें समझना जरूरी है कि किस तरीके से एशिया और यूरोप के कितने बड़े कॉन्टिनेंट में जिसमें अलग अलग टाइप के लोग, डाइवर्स पीपल रहते हैं। एशिया का एग्जांपल ले तो एशिया में कितनी सारी कंट्री है, रशिया, चीन, उसके बाद आपका मंगोल, फिर पूरा भारत तो है ही, भारत के कुछ कॉन्टिनेंट जहाँ तक इसने अपना साम्राज्य फैलाया था वगैरह वगैरह। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है मंगोल्स कौन है, और उसके बाद वो कहाँ रहते थे, और who did they interact with and how do we know about the society and the polity। मतलब हमें इनके बारे में कैसे पता चला, इनकी सोसाइटी के बारे में हमें कैसे पता चला, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते थे या किस तरीके से ये डेवलप हुए। ईच एंड एवरीथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत यूजफुल चैप्टर है। कारण सिंपल सा यही है कि ये हमें बताता है कि एक मंगोल राजा जिसने इतने बड़े वास्ट एम्पायर को कंट्रोल कैसे किया। ओके, सो स्टेपी डावल themselves usually produced no literature, क्योंकि हमें पता था कि जो भी स्टेपी निवासी थे ये पूरे भारत के अंदर, सॉरी भारत की बात हो रही है, ये पूरे के पूरे इलाके के अंदर इन्होंने ज़्यादातर अटैक ही करे, तो लिखा बहुत कम है, इन लोगों ने लिखा बहुत कम है। इसलिए इनके द्वारा लिखी हुई किताबें हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। हमें इनके बारे में जो सोर्स मिलता है वो इतिहासकर्ताओं के द्वारा मिलता है, इनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स जो किसी और ने लिखे हैं दूसरी भाषाओं के अंदर उनसे मिलता है, और उसके बाद यात्रा जो इनके टाइम पीरियड पे दूसरे लोगों ने करी थी, उन्होंने क्या देखा, उससे हमें समझ में आता है कि मंगोल लोग कैसे थे। यानी कि द इंपीरियल सक्सेस ऑफ द मुगल्स अट्रैक्ट मेनी ट्रैवलर्स। आप कह सकते हो कि मंगोल की जो सफलता थी, जो इतने बड़े इलाके को जीतते थे या जीते हुए थे, उन्होंने किस तरीके से इतने बड़े इलाके को डोमिनेंस करा। अब क्योंकि ज़्यादातर टाइम वो हमेशा अटैक करने पे ध्यान दिया करते थे, इसलिए इतिहासकर्ताओं के द्वारा ही उनका इतिहास लिखा गया। जैसे कि अभी हमने बता ही दिया आप लोगों को कि इतिहासकर्ता, डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल के मिले हुए जितने ब्लॉग्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें पूरी तरीके से बताते हैं कि उस समय पे जो पूरी तरीके से मंगोलों का एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, वो उनकी पॉलिटिकल टेक्निक कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, उनका कल्चर कैसा था, सारी चीज़ें। तो हमें वेरियस बैकग्राउंड जैसे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियनिटी, टर्किश और मुस्लिम, इन सभी से हमें इनके बारे में पता चलता है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी देखो यही लिखने की कोशिश करती है। कहने का मतलब अनेक भाषाओं में रचे गए, जिनमें सबसे निर्णायक चीनी मतलब ज़्यादातर जो इनके इतिहास लिखे गए थे वो काफ़ी भाषाओं में, जैसे चीनी है, मंगोली है, फारसी है, अरबी है, इन सभी में हमें इनके बारे में पता चलता है। इवन हमें बहुत सारे क्या कहते हैं मटेरियल जो है इटालियन लैंग्वेज के अंदर, लतानियन लैंग्वेज में, फ्रांसीसी, रशियन लैंग्वेज के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें एक एग्जांपल देती है कि उस समय मंगोलों ने अपने खुद का इतिहास नहीं लिखा है, लेकिन दूसरे लोग उनके इतिहास के बारे में लिखते थे। एक एग्जाम्पल के लिए सबसे फेमस एक बुक है जिसे आप कह सकते हो मांको उल नुबोतियम, जो भी न्यूटोबियन, जो भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चाइनीज लैंग्वेज में लिखी हुई एक बुक है जो पूरी तरीके से उस समय मंगोलों के इतिहास के बारे में दिखाती है। मार्को पोलो भी एक व्यक्ति थे जो उस समय पे उनके राज दरबार पे गए थे, उन्होंने इटालियन एंड लतानी लैंग्वेज के अंदर लिखा था। उसके बाद दूसरे और साहित्यिक रचनाएं हुई थी मंगोलों के ऊपर, जो उस समय पे रह रहे लोगों ने लिखी होगी। थोड़ा बहुत इनके रिटर्न में 19-20 का फर्क हो सकता है, क्योंकि एक नहीं चीज़ें होंगी, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। दूसरा कारण यहाँ पे फर्क होने का ये भी हो सकता है कि हमेशा इतिहास लिखते समय जो भी इतिहास करता होता है वो अपनी विशेषताओं के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये सारे कुछ वेरिएशन है जो हमें समझना ज़रूरी है। मंगोलों के बैकग्राउंड के बारे में समझे तो ऑफकोर्स ये बहुत ही ज़्यादा अलग अलग ट्राइबल्स ग्रुप थे, इनकी लैंग्वेज सिमिलर नहीं होती थी, अलग अलग भाषाएं होती थी। मंगोलों के अंदर ज़्यादातर लोग एक तरीके से कबीले में रहते हैं, जैसे कि एक कबीला अलग, दूसरा कबीला अलग, तीसरा कबीला अलग। इन सभी कबीलों के अपने खुद के भेड़ बकरी मवेशी होते होंगे, इन सभी के अपने खुद के क्या कहते हैं हेड होते होंगे, इन सभी के अपने खुद सरदार हुआ करते होंगे जो पूरे के पूरे कबीले को, क्लेन को एक तरीके से आदेश देता होगा। और दूसरी बात, इनकी भाषा सिमिलर नहीं हो सकती, क्योंकि कोई दूसरी देवी को पूछता है या देवता को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, इसीलिए। तो मंगोलियन लैंग्वेज, सम ऑफ द मंगोल्स वर पेस्टोलिस्ट वाइल अदर वर हंटर गैदर्स। अब सारे लोग एक जैसे नहीं है, कुछ लोग चरवाए हैं, कुछ लोग एक जगह पर रुक जाते हैं, कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते रहते हैं, और कुछ लोग ज़्यादातर सिर्फ हंटिंग पे ही डिपेंड रहते होंगे।
तो ये पूरी तरीके से अपने भेड़ बकरियों को, मवेशियों को, इन सभी को पालते होंगे और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते होंगे। मंगोलों में पितृवंशीय वंशावली प्रणाली बांटी गई है। पितृवंशीय क्या होता है, जैसे हमारे भारत के अंदर होता है पैटर्नली सिस्टम, मतलब पिता के बाद बेटे को ही सत्ता मिलनी चाहिए, ये वाला सिस्टम मंगोलों के अंदर था। ज्यादातर मंगोल सेंट्रल एशिया के प्लेस पे ही सिचुएटेड थे, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा स्टेपी मैदान मिलते हैं। स्टेपी मैदान घास के मैदान होते हैं, जो भेड़ बकरियों के लिए, ऊंट के लिए, घोड़ों के लिए, चरने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। तो ये इस तरीके का लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़े बहुत प्लेटूज भी हैं और इस तरीके से यहाँ पे आपको पानी मिल जाता है, कुछ मैदानों वाला प्लेस मिल जाता है। तो इसे कहते हैं गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान का मतलब होता है कि ज़्यादातर इनके इलाके में चीज़ें उगी ही रहती थी। तो खाना बदोश लोग अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं तो खाने के लिए भरपूर मात्रा में इनको सामान मिल जाता था। जैसे कि यहाँ पे रोलिंग मैदान है, ये देख सकते हैं, रोलिंग मैदान है, पूरी तरीके से ढके पहाड़ है, गोबी रेगिस्तान है, नदी है, झरने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उस समय पे इनके लैंडस्केप में दिखाई देती है। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे मंगोली को देखें ना, मंगोली लैंडस्केप अगर नेट पे सर्च करें तो भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब ये चरवाहे, वे चरवाहों की तुलना में लोगों से नर्म शरीर के थे, जो गर्मी के महीने में फंसे गए जानवर के फर और व्यापार से जीवित रहते थे। मतलब ये पूरी तरीके से हम्बल थे, लेकिन ऑफकोर्स क्या कहते हैं, अपने लाइफ की लिवलीहुड के लिए जो जानवरों के पंख होते हैं उनको बेचकर रहने की कोशिश करते हैं। कठोर तापमान में नहीं रहते हैं, लंबी सर्दियाँ, शुष्क ग्रीष्म रेगिस्तान वाले प्लेसेस, सभी को इन्होंने हैंडल करा होता है। एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल इन द पेस्टोलिस रीजन, बट मंगोल डिड नॉट टेक एनी एग्रीकल्चर। मतलब इस प्लेस पे पॉसिबल था थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करना, पर मंगोल लोग नहीं किया करते थे। द मंगोल लिव्ड इन अ टेंट, ये टेंट में रहते थे। इस टेंट को इनकी भाषा के अंदर एक स्पेशल वर्ड बोला जाता है, मिल्पा। ओके, मिल्पा कहा जाता है, तो आप जरूर याद रखिएगा, मिल्पा। एक तरीके के टेंट में ही रहते थे, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ घर तो वैसे पॉसिबल नहीं है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करना है तो वैसे पॉसिबल नहीं है। इस हिसाब से मिट्टी के बने हुए घर में रहते हैं। और ऑफकोर्स क्या कहते हैं, समर के टाइम पीरियड में और विंटर के टाइम पीरियड में अपने जानवरों के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते हैं। टेंट आप देख सकते हो नॉर्मल बेसिस पे कैसे भी लगाया जा सकता है, ऐसा टेंट इसमें बनाया गया था। बनाते थे ये लोग, इसे मिल्पा कहते हैं। लोग अपने मंगोल हैड स्केयर रिसोर्सेज, द रिचर फैमिली वर लार्जर, पोस्ड मोर एनिमल एंड द प्रेशियस लैंड। ऑफ कोर्स जो मंगोल्स होते थे वो ज़्यादातर क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ उन पे संसाधनों की कमी होती थी। एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, दूसरा टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है नहीं कि ज़मीन खोद के सोना निकाल ले या आयरन और या बॉक्साइट निकाल ले, उसको बेच के सेल आउट कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर रिच जो कबीले होते थे उनके पास ही ज़मीनों का अबेंडेंट रिसोर्स होता था और वही ज़्यादातर डोमिनेंस करते थे, और ऐसा हर जगह हमें देखने को मिलता था। इसलिए ये लोग क्या करते थे, आपदाओं के अनुसार या मौसमों के अनुसार जैसे रिक्वायरमेंट होती थी वैसे वैसे ये लोग माइग्रेट करते चले जाते थे। यूजुअली हार्श इन द कोल्ड विंटर दे स्टोर्ड प्रोविंस रन आउट, दे कॉन्फ्लिक्ट ओवर द पेस्टर्स लैंड एंड पेडोट्री रेड इन द सर्च ऑफ लिवलीहुड। ज़्यादातर क्या होता था, ठंड के टाइम पीरियड में भोजन को संग्रहण करके रखते होंगे, लेकिन अगर सामान नहीं होता होगा तो दूसरे कबीले पर अटैक करने का सिस्टम इनके पास होता था। और ऑफकोर्स ऐसा होता है क्योंकि ज़्यादातर कबीले यही करते हैं। इंडिया के कबीलों की बात करें तो उनका भी सेम यही टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। Agriculture produced iron utensils from the China were exchanged for the horses, fur and the game trapped in the steppes. चीन के पास काफ़ी अच्छी एग्रीकल्चर थी, इसीलिए ये लोग क्या करते थे, उनसे एग्रीकल्चर के बदले में, मतलब जैसे कि मान लीजिए उनके पास एग्रीकल्चर है चीन के पास, तो वो एग्रीकल्चर मंगोलों को कुछ दे देते होंगे और मंगोल उनके बदले में उन्हें एनिमल से बने हुए पंख दे देते हैं या जो भी उनको ज़रूरत पड़ती है। तो इसे बार्टर सिस्टम कह सकते हो आप एक तरीके से, या ट्रेड तो कह ही सकते हो ना। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आदान प्रदान के खेल में जो मंगोल होते थे उनको अटैक तो करना ही आता था, क्योंकि उनके जीवन में अटैक का सिस्टम सबसे ज़्यादा अहम था। अटैक करना, छेड़ना और ऑफकोर्स चीज़ें कब्जा लेना, ऐसा होता था। तो ये लोग भी ऐसा ही करते थे। और ऑफकोर्स क्या कहते हैं, इस वजह से चाइना हमेशा खतरे में रहता था कि बिजनेस करना मंगोलों की बात नहीं है और मंगोल एग्रीकल्चर नहीं करते और इसलिए ज़्यादातर हंटिंग पे ही डिपेंड रहते हैं, इसलिए वो अटैक करते दूसरे कबीलों पे और उनके संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो चाइना के साथ भी यही होता था कि चाइना के पास एग्रीकल्चर था, लेकिन एग्रीकल्चर के बदले में ऑफकोर्स क्या कहते हैं, वो मंगोलों से हार जाते थे इस चक्कर में। दैट इज़ वाई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,196 किलोमीटर लगभग इतनी है। अगर आप देखें 2009 में इतनी थी, बाद में से और बढ़ा दी गई है और कंटिन्यू ये मंगोलों के डर की वजह से ये वॉल बनाई जा रही है। इस वॉल के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई है। कुंफू की फिल्म है, चेन्नई वर्सेस चाइना, हमारी इंडिया की, सॉरी सिद्धू की है, मुझे नाम याद नहीं, नाम है सिद्धू कुछ है ना। तो बैक ऑफ टू चाइना इसका गाना था आई थिंक।
तो इस वॉल को आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिंबल है जो दिखाता है मंगोलों के इतिहास के बारे में कि मंगोल किस तरीके से चाइना के ऊपर डोमिनेंस करते थे और चाइना उनसे नहीं जीत पाता था। दैट इज वाई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी। तो यहाँ पे आप वॉल ऑफ चाइना के बारे में देख सकते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज अ विजुअल टेस्टिमेंट टू disturbance and the fear that brought by the nomadic raid on the agrarian society of the North China and the Central Asia। चीन की महान दीवार उत्तरी चीन और मध्य एशिया के कृषि समाज पर भयावह छापे द्वारा लाए गए अशांति और भय के लिए दृश्य का प्रमाण पत्र है। बिल्कुल सही, जो मैंने बताया वही लाइन लिखी हुई है। ये दिखाता है किस तरीके से एक डर है चाइना को, दैट इज वाई ये बनाई गई। तो कंक्लूजन हम जानते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा नोमैडिक एम्पायर क्या था, हमने पढ़ा कि नोमैडिक एम्पायर के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, हमने मंगोलों के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, जैसे कि नेचुरल क्लाइमेटीज पे वो लोग क्या करते हैं, ठंड के टाइम पर में स्टोर कर लेते हैं, नहीं मिलता तो अटैक कर देते हैं। साथ में उनके हमने सेडेंट्री नेबरिंग कंट्री चाइना के बारे में समझा और उसके बाद हमने समझा थी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बनाई गई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने समझनी है कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और ये कंक्लूजन सबसे पहले देखिए, ये जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है ना, ये ग्राफ आपके बड़ा काम आने वाला है। कारण क्या है? सिंपल सा कारण ये है कि मैंने इसके अंदर पूरी डिटेलिंग एक बारी में ही दे दी है। इससे आपको क्या समझना है, यही सेम चार्ट आपको अपनी कॉपी पे बना लेना है और कॉपी पे जब आप बनाओगे आपको फायदा ये होगा कि बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और उसी के बाद ही आपको पूरा चैप्टर क्लियर समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा ये देखिए। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि यीशु जी कौन थे। यीशु जी उनके फादर थे और जो कियात क्लेन से बिलोंग करते थे, बट उनके फादर जो थे ना वो बोर्जिट क्लेन से बिलोंग करते थे। यानी कि यीशु जी कियात क्लेन के थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर कबीला अलग अलग कबीले में से होता था। इसीलिए जो तैमुजिन के फादर यानी कि चंगेज खान के फादर यीशु जी वो एक अलग कबीले से बिलोंग करते हैं। तो उनकी आप फैमिली ट्री देखें तो अलग अलग हमें देखने को मिलती है। उसके बाद उनकी वाइफ का नाम था होलिन, तो होलिन उनकी वाइफ का नाम है, देख सकते हो। ओलेन एक करके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ओलेन एक, तो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। ओलेन एक सेम है लगभग, इसीलिए। अब इन दोनों की जब शादी होती है तो इन दोनों की शादी के बाद देखिए उनका एक पुत्र, दूसरा पुत्र और तीसरा पुत्र, उनके 3 भाई और चौथा जो था वो चंगेज खान यानी कि तैमुजिन था। कहने का मतलब ये था कि 4 तो उसके भाई थे ही थे, लेकिन यीशु जी जो थे उनकी दूसरी शादी भी हो रखी थी, तो उनकी स्टेप वाइफ जो थी वो अलग थी और वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं करा गया, पर स्टेप वाइफ से भी उनके 2 बच्चे थे। तो दूसरे कबीले से भी उनके बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। चंगेज खान बचपन का नाम तैमुजिन था और तैमुजिन की छोटी सी एज में ही बोर्टे नाम की लड़की से शादी कर दी गई थी। अब उसके बाद जोची, बाटू और यहाँ पे सरताक करके और फिर चेतगाई, ऐसे करते करते ओदगाई, ये सब अलग अलग आएंगे, मांग के, ये सब आएंगे आगे जाके। तो लाई वंश के लोग थे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो चंगेज खान का बेटा जोची, चेतगाई, ओदगाई और तुलाई, ये उसके 4 बेटे थे। उसके 4 बेटों का तुलाई का एक बेटा था मांगे। ये 5 कैरेक्टर बड़े फेमस हुए थे एनसीईआरटी के अंदर, इन पे ज्यादा फोकस करा गया है। जोची पे, चेतगाई पे, ओदगाई पर, तोलाई पर और यहाँ पे मांके के ऊपर बड़ा फोकस करा गया है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ नेम है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करनी है आपने, आपको इन पे फोकस रखना है कि यही चीज पूरी की पूरी चल रही है। आगे बढ़ते हैं। तैमुजिन जब बहुत छोटा बच्चा था तो उस टाइम पीरियड पे तैमुजिन की शादी बोर्टे से करवाई जानी थी, क्योंकि नोमैडिक एम्पायर में क्या होता है कि छोटी सी उम्र में शादी जैसी चीजें जो है, 13 साल की एज में शादी हो गई थी, ये चीजें उस समय पे हुआ करती थी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हु वाज चंगेज खान फादर, हु वाज चंगेज खान फादर, तो चंगेज खान यीशु जी वाज पॉइजन। यहाँ पे मैंने लिखा था हु किल्ड, है ना, किसने चंगेज खान के फादर को मारा, तो चंगेज खान यीशु जी वाज पॉइजन एंड किल्ड व्हेन तैमुजिन वाज 9 years old। तैमुजिन जब 9 साल का था, कहीं पे 10 साल है, कहीं पे 13 साल है, कहीं पे 9 साल है। एनसीईआरटी में 9 साल है तो हम उसे 9 साल मान के ही चलते हैं। 9 साल की एज में जब तैमुजिन था तो तैमुजिन के टाइम पीरियड में उसके फादर को पॉइजन दिया गया था, दूध में जहर डाल के दे दिया गया था और उसकी वजह से तैमुजिन के फादर की हो गई थी मृत्यु। ऐसा कहा जाता है कि उसके चाचा के क्या कहते हैं रिलेशन में ही कोई व्यक्ति था। जब ये अलायंस बिल्ड करते थे तो आपस में अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को शेयर किया करते थे, है ना। हमारे हिंदी के अंदर उसको देवसारी कहा जाता था। जंगलों के अंदर जो एक कबीला दूसरे कबीले से कुछ भी चीज़ें शेयर करता है एज अ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, तो उसे देवसारी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर दूध दिया जाता था बकरी का और उस टाइम पीरियड पे इसमें जहर मिला दिया गया था, दैट इज वाई इसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि तातर क्लेन जो उसके चाचा थे
वो तातर क्लेन से बिलोंग करते थे और उन्होंने ही इनकी हत्या कर दी थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है। और इसी वजह से जब फादर की डेथ हो जाती है तो बेचारी मदर अकेले तेमुजिन को और उनके 4 बेटों को कैसे अगले 10 सालों तक बड़ा करेगी, पालेगी, पोसेगी, क्योंकि 18-19 साल की एज तक ही बच्चा थोड़ा सा समृद्ध हो पाता है, वेल सेटल्ड हो पाता है इनके कबीले के अनुसार। तो यहाँ पे बड़े ही 10 साल बड़े ही खराब बीते। तेमुजिन को उस टाइम पीरियड पे कहा जाता है किडनैप कर लिया गया था, बचपन में ही तेमुजिन किडनैप हो गया था। बस ये था कि तेमुजिन की हाइट बहुत कम थी, इसलिए वहाँ पे एक व्हील होता था। जब किसी को भी किडनैप करा जाता था, अगर उसकी हाइट व्हील से छोटी है तो उसको नहीं मारा जाता था। तो तेमुजिन लोगों को लगता था कि बड़ा होके जिस भी कबीले ने उनके फादर को मारा था, उन कबीलों को ऐसा लगता था कि तेमुजिन उनसे बदला लेगा। तो इस सिचुएशन में तेमुजिन को किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करने के बाद तेमुजिन बेचारा अपने 3 भाइयों से अलग हो जाता है, अपनी मदर से अलग हो जाता है, और उसकी होने वाली वाइफ जो फ्यूचर की थी उससे अलग हो जाता है। और इससे तेमुजिन की लाइफ भी बड़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत ही हार्डर शेप में भी थी। इस हिसाब से तेमुजिन वॉज किडनैप, enslaved so many years, कई सालों तक वो गुलाम बना रहा। soon after his marriage his wife बोटे was kidnapped, उसकी शादी के बाद उसकी वाइफ भी किडनैप हो गई। and he had been fight to get her, और उसको पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए तेमुजिन ने पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा उसको ढूंढा, लोगों को मारा वगैरह वगैरह। ये स्टोरी आगे कंटिन्यू होगी। ये जब तेमुजिन बड़ा हो जाता है उसकी वाइफ के साथ इसकी फोटो। हाँ, तो फिर क्या होता है कि जिस टाइम पीरियड में वो किडनैप हो जाता है तेमुजिन के किडनैप होने के बाद फाइनली क्या कहते हैं, उसको कई सालों तक बंदी बनाया जाता है। तेमुजिन वहां से भाग निकलता है और उसके बाद ड्यूरिंग दिस ईयर हार्डशिप ही मैनेज टू मेक इम्पॉर्टेंट फ्रेंड। जब वो उसके कबीले से भाग के निकल जाता है तो उसके सगे भाई तो उसको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि 9 साल की एज में बच्चा 10 साल की एज में किडनैप हो जाता है, तो अब वो क्या करेगा, है ना। तो उसको एक रियल भाई मिलते हैं, यंग बोगर्ची उसका नाम है, और जमुका उसका ब्लडेड ब्रदर माना जाता है। उसके चाचा ओनम खान जो केराइट कबीले से बिलोंग करते हैं वो भी मिले, और इनके साथ कई वर्षों तक इन्होंने दोस्ती निभाई और बहुत सारे कामयाब अलायंस बिल्ड इन लोगों ने करे। बहुत सारे अटैक करे इन लोगों ने, ऐसा नहीं अटैक नहीं करे। 1180 से लेकर 1190 के बीच में पूरी तरीके से तेमुजिन रिमेन हैज अलाय ऑफ ओनम खान एंड यूज द अलायंस टू डिफीट पावरफुल advisory like Jamuka and his old friend who had become hostile of few. It was after the defeating him, Temujin felt confined enough to move against other tribes. हुआ बस ये था कि कहानी में छोटा सा ट्विस्ट बस इतना सा आता है कि तेमुजिन की दोस्ती उसके ब्लडेड ब्रदर जमुका और बोगर्चू से हुई थी, पर बोगर्चू जो था वो अटैक के टाइम पीरियड पे लड़कियों को भी नुकसान पहुंचाता था, जो पसंद नहीं था तेमुजिन को, यानी कि चंगेज खान को। इसलिए चंगेज खान ने बोगर्चू को मार दिया था और बोगर्चू की लड़ाई जमुका से हुई थी, और जमुका से लड़ने के लिए उसके फादर ओनम खान ने मदद करी थी चंगेज खान की, और जिससे जमुका भी हार गया था। इस तरीके से ओनम खान भी पावरफुल बना, पर चंगेज खान उससे ज्यादा पावरफुल बना, क्योंकि वही अटैक कर रहा है, वही लोगों पे विजय पा रहा है। ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। देन फाइनली यहाँ पर चंगेज खान जो था धीरे धीरे करके, जिसने उसके फादर को मारा था, तातर केराइट कबीले से बदला लेता है और उनको भी मार देता है। द पावरफुल तातर हिज फादर एनेस्टेशन द केराइट एंड ओनम खान हिमसेल्फ इन 2003, और 1203 के अंदर ये अपने चाचा ओनम खान को और तातर केराइट क्लेन्स के सभी लोगों को मार देता है, और इस तरीके से इसके पास आर्मी बहुत बड़ी हो जाती है। द स्केंट रिसोर्स ऑफ द स्टेपी लैंड ड्राइव्स मंगोल एंड अदर सेंट्रल एशियन nomads to trade and barter with other sedentary neighbors in China. This was mutually benefit to the both parties. अब क्योंकि इतने बड़े इलाके के अंदर पूरी तरीके से वर्चस्व हो चुका था, किस बंदे का वर्चस्व हो चुका था आपका कबीले में, चंगेज खान का, और चंगेज खान कोशिश कर रहा था कि अपने इस मंगोल डायनेस्टी को और आगे लेके जाए, इसलिए वो दूर के और इलाकों में ट्रेड करना चाहता था, और ट्रेड बार्टर सिस्टम के थ्रू ही होता था। और अगर बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड हो रहा है तो फिर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर दोनों को फायदा हो रहा है, क्योंकि कुछ चीजें संसाधन जो क्या कहते हैं मंगोल के पास है वो दूसरी कंट्री के पास नहीं है, जैसे कि घोड़े हैं, पंख हैं, फर है ना, दूध है, या जो भी चीजें वहाँ पे अवेलेबल हो पा रही है उस तरीके की, वो दूसरी कंट्री में नहीं थी, तो आपस में ये लोग ट्रेड कर लिया करते थे। इस तरीके से जमुका की कहानी मैंने आपको बता दी थी कि फाइनल डिफीट ऑफ द नेनम पीपल एंड द पावरफुल जमुका इन 1216 left Jamuka also dominant personality in the politics of the steppe land। और जब जमुका को वो मार देता है तो जमुका को मारने के बाद पूरे के पूरे रोमन कह रहा हूँ मैं, सॉरी, पूरे के पूरे आपके जो मंगोलियन लैंड है, मंगोलियों की जमीन है, धरती है, उस पर उसका दबदबा बन जाता है।
अब चंगेज खान की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो चंगेज खान इसके बाद डोमिनेंट पर्सनालिटी बन जाता है और अ पोजीशन दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिंबल ऑफ मंगोल चीफ्टन, और मंगोल के सभी सरदार के लोगों ने इसको खान, ओशनी खान या ग्रेट खान या यूनिवर्सल रूलर के नाम से पुकारा, क्योंकि चंगेज खान ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी तरीके से मंगोल स्टेपी लैंड पे नए वर्चस्व कायम करे, नए तरीके के रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाए। जैसे एक कबीला दूसरे कबीले पे अटैक कर देता है और उसका कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोई भी कबीला या कोई भी सभा ऐसी नहीं होती है जो ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके, तो चंगेज खान पहला बंदा बना था जिसने ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक सभा बनाई थी। तो अर्ली करियर की अगर हम बात करें तो अर्ली करियर में चंगेज खान 1662 ओनम रिवर के आसपास, जो प्रेजेंट में मंगोलिया के अंदर है, वहाँ पे पैदा हुआ था। ओरिजिनली नेम चंगेज खान का तेमुजिन है और वो थर्ड सन था। थर्ड सन मैंने बता ही दिया। उसका एक और छोटा होगा, यशुजी कियात कबीले का था। वो जब 9 साल का था उसके फादर की डेथ हो चुकी थी उसके नेबरिंग तातर खान से। फाइनली उसने जब इतने बड़े इलाके को जीत लिया 1206 के बाद, जब उसका दबदबा कायम हो गया 1206 के बाद, तो वो यही नहीं रुका। इस बंदे ने पूरे के पूरे मंगोल के अलावा दूसरे और इलाकों तक अपने पूरे के पूरे रूल को फैलाना शुरू करा। तो 1209 के बाद तो उसके पास काफी अच्छी आर्मी आ चुकी थी, इसलिए 1216 से लेके 1227 तक, जब तक वो मरता नहीं है, वो पूरी तरीके से इलाकों को बढ़ाता चला जाता है। तो एनसीईआरटी में कुछ बता रखा है। एनसीईआरटी में बताया गया है कि इसका सबसे पहला कंसर्न था चाइना के हिस्सों को कब्जाना, जैसे सीसिया, चिंग डायनेस्टी और संग डायनेस्टी चाइना के बहुत बड़े हिस्से में डोमिनेट करती थी। तो इसने वहां के लोगों को हराया। कैसे हराया? 1209 के अंदर उसने सीसिया को डिफीट करा। 1203 के अंदर उसने चाइना की दीवार उसको पार करके दूसरे हिस्से पे कैप्चर करा। 1203 चाइना की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट पेकिंग, वहां पे अटैक करा, उनके शहरों को लूट लिया। और उसके बाद चंगेज खान ने कंटिन्यूसली क्या कहते हैं, उसके मरने के बाद भी 1234 तक चाइना के ऊपर ये हमले होते ही रहे और इसने भी करे ही करे। देन फाइनली डिफीट कारा खियाता हु कंट्रोल द तियान सांग माउंटेन नॉर्थ ईस्ट ऑफ द चाइना इन 1218। उसने फाइनली तियांग शान करके एक बंदा है जिसने वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न के माउंटेन्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रखा था, कवर कर रखा था। इसने उसको भी हरा दिया 1218 में। हिंदी में से कातर खियाता बोल रहे हैं, कारा खियाता नाम भी अजीब सा है। तो ये सारे अटैक्स अलग अलग समय पे हुए हैं, मैप में हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे मंगोल डोमिनेंस रीच एट द अमुदारा एंड स्टेट ऑफ तक्षशिला एंड ख्वाजरम। अब सोचो ये बंदा एशिया के उन हिस्सों में आ गया जहाँ पे अरब कंट्रियां हैं। उसने उस टाइम के महमूद सेकंड को भी, जो उस समय ख्वारिज्म का एक राजा माना जाता था, उसको तक हराया उस बंदे ने। एंड सुल्तान मोहम्मद द ग्रेट रूलर ऑफ ख्वारिज्म फेल्ट दैट द फरी ऑफ द चंगेज खान रेज व्हेन ही एग्जीक्यूट मंगोल एनवॉय। और फाइनली उसको तक्षशिला का एक राजा था, उसने चंगेज खान के नॉर्मल से सिपाही पर अटैक कर दिया था और उसके बदले में उसको पूरा साम्राज्य ही देना पड़ गया। तो इससे पता चलता है कि चंगेज खान जो था अपने लोगों के प्रति कितना ज्यादा क्या कहते हैं मतलब कंसर्न था, चिंतित था। उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे एक और चीज है, मंगोल फोर्स इन परस्यूट ऑफ ख्वारिज्म शाह पुश्ड into the Azerbaijan and defeat Russia force. Another wing followed the Shah son Jalaluddin into the Afghanistan and Sindh provision. At the bank of Indus, Genghis Khan considered returning to Mongolia through North India and the Assam. Finally, मंगोलों ने ख्वारिज्म के राजा शाह को हराया और उसको अजरबैजान में फोर्स कर दिया कि तुम वहां चला जा। अजरबैजान के आने के बाद उसने रशिया के कुछ इलाकों को भी हराया, ठीक है, कराकोरम के कुछ इलाकों को भी हराया। लेकिन उसके साथ साथ उसने शाह, जो मोहम्मद शाह है, उसके बेटे जलालुद्दीन को भी उसने मारने की सोची थी। लेकिन ऑफ कोर्स वो वापस लौट गया अफगानिस्तान से और वो पंजाब होता हुआ यहाँ से होता हुआ असम होता हुआ फिर अपने हिस्से में लौट जाता है मंगोल में दोबारा वापस। तो इसमें बताया जाता है कि अपने ड्यूरेशन में जब उसने निशापुर पे अटैक करा 1236 के अंदर, सॉरी 1236 कह रहा हूँ मैं, सॉरी, यहाँ पे लिखा 1220 में उसने निशापुर में अटैक करा तो उसने 17,47,000 लोगों को मार दिया। 1232-22 में जब उसने हिरात पर अटैक करा तो ये 16 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16 लाख लोगों को मार दिया। 1258 में बगदाद में जब आधिपत्य हुआ लोग इनका, तो इसने नहीं मतलब दूसरे लोगों ने, मंगोलों ने कितना विनाश करा ये बताया गया। इधर 8 लाख लोगों को मार दिया गया। छोटे नगर है नासा, उसमें 70,000, बेहयाक जिला है उसमें 70,000 17,000
कुरैशिन उसमें 12,000 लोगों को मार दिया गया। और ये सारी बातें एक फारसी क्या कहते हैं ट्रैवलर है जुवेनी, ये लिखते हैं कि उस समय पे इनका कबीला कितना ज़्यादा भयानक था और कितने सारे लोगों को ये मार दिया करते थे। इवन जब तक मंगोल के राजा चंगेज खान थे या उसके बाद दूसरे और लोग भी थे। बुखारो पे इन्होंने कैसे कब्जा करा था ये बताने की कोशिश करेगी, किस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा नगर जला दिया था। वहाँ एक कुत्ता भी नहीं बचा था, एक छोटा जानवर भी नहीं बचा था। ये बहुत बड़ी बात है। चंगेज खान इंडिया के अंदर आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए। फाइनली ज़्यादा गर्मी थी, वो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना माइंड चेंज करा और वापस चले गए। हालांकि अगर भारत में आ जाते तो भारत भी गुलाम बना लेते आराम से, उनको कोई रोकने वाला व्यक्ति नहीं था। 1227 में उनकी डेथ हो जाती है। उनके सक्सेस के क्या कारण थे? सबसे पास उनकी मिलिट्री बहुत अच्छी थी, उनकी मिलिट्री अचीवमेंट बहुत अच्छी थी। वो लोग बहुत अच्छी तरीके से इनोवेटिव थे, ट्रांसफॉर्म हो जाते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे बहुत आसानी से। इस तरीके से उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। वो बहुत अच्छी तरीके से घोड़ों को चलाना जानते थे और साथ साथ में उनकी हंटिंग स्किल भी उसके साथ बहुत अच्छी मानी जाती थी। उसके अलावा इनकी एबिलिटी जो थी ना शूटिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। घोड़े के बैक में बैठ के भी बहुत अच्छी तरीके से लोगों को मार दिया करते थे। इवन वो सर्दी के टाइम पीरियड पे भी और विंटर के टाइम पीरियड पे भी, चाहे फ्रोजन रिवर ही क्यों ना हो, ये अपने घोड़ों को लेके चले जाते दुश्मनों को मारने के लिए। इवन उस टाइम पीरियड पे ये मूवमेंट करते थे घोड़ों पर बैठकर, तो ये कोशिश करते थे कि घोड़ों पे उतना ही लाइट इक्विपमेंट रखा जाए जितना घोड़ा भी सहन कर सके और ये भी बहुत तेजी से भाग सके। दूसरा, इनको उस टाइम पीरियड पे नैफेत बमबारी इन लोगों को आती थी। वो एक तरीके से एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जैसा कि हमने बाहुबली के अंदर देखने को हमें मिला था कि ये अटैक करते थे उस टाइम पीरियड में, दूर से बम को फेंक के मारते थे। और ये स्ट्रेटेजी बाहुबली के अंदर भी अपनाई गई है, जो सोचिए उस समय पे चंगेज खान ने अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल करी थी दुश्मनों को मारने के लिए। तो दोस्तों ये था पूरी तरीके से चंगेज खान की हिस्ट्री के बारे में, तो चंगेज खान के बारे में बताता है। तो अभी हम थोड़ा सा आपको यहाँ छोड़ के जाएंगे और हम आपको अगले पार्ट में ही मिलेंगे। अभी तक हमने इसमें चंगेज खान के बारे में पढ़ा, हमने चंगेज खान की लाइफ के बारे में पढ़ा, चंगेज खान के कैंपेन के बारे में पढ़ा, चंगेज खान इंडिया का रिलेशन कैसा है वो समझे, और साथ में चंगेज खान सक्सेस क्यों हुए उसका भी कारण हमें पता चल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट इन द सेकंड पार्ट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा चैप्टर के बारे में। थर्ड पार्ट में जल्दी मिलेंगे। दिस इज इट इन वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारा टॉपिक आगे बढ़ रहा है चंगेज खान और उसके बाद की कहानी। मंगोल एक्सपेंशन आफ्टर चंगेज खान डेथ इनटू टू डिस्टिंक्ट फेज। मतलब मंगोलों के बाद जब मंगोल चंगेज खान जो मेन यूनिवर्सल रूलर माने जाते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो उसके बाद चंगेज खान की जो भी राज्य व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो रुका नहीं, वो बढ़ता ही चला गया और वो दो फेज में बढ़ा। यानी कि 1227 समथिंग में चंगेज खान की डेथ होती है और 1236 से लेकर 1242 के बीच में उसके बाद चंगेज खान को देखा गया कि चंगेज खान के वंशजों ने रशिया के बहुत सारे स्टीपी मैदानों पर, बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी ऐसे प्लेसेस पे कैप्चर करना चालू करा। एंड देन 1255 से लेकर 1230 के बीच में आप देख सकते हो चाइना, ईरान, इराक, सीरिया, इधर के हिस्सों में इनका अटैक होना चालू हो गया। तो ये वो दौर था जिस टाइम पीरियड में चंगेज खान तो नहीं था, पर चंगेज खान के वंशजों ने उसको काफी अच्छी तरीके से एक्सपेंड करने की कोशिश करी। तो द मंगोल मिलिट्री फोर्स मेट न्यू few rivals in the decade after 1960s. The original impetus of campaign could not be sustained in the West. मेन बात ये थी कि जैसे 1260 के बाद देखा गया है कि थोड़ी बहुत टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल होना या अटैक होना बंद होना चालू हो गया था। कारण सिंपल सा बस ये था कि उस टाइम पीरियड के अंदर ना कहीं समाज में देखा गया कि साम्राज्य इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि सभी भाइयों के अंदर डिस्प्यूट होना चालू हो गया, तो उनका फोकस सभी जगह पे एक जैसा बराबर नहीं हो पा रहा था। अब दो फैक्टर्स के हिसाब से पूरा का पूरा साम्राज्य बंटना चालू हो गया। द फर्स्ट वाज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन विद द मंगोल एम्पायर। ऐसा क्यों हुआ? पहला ये था कि भाई अब पूरी तरीके से किस तरीके से मंगोलों में चंगेज खान के बाद महान राजा कौन होगा जो पूरे एम्पायर में कंट्रोल करेगा और मोनोपोली बना के रखेगा। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो हमें सामने देखने को मिली। Where the descendant of Jochi and Odagai allied to control the office and Great Khan to the first two generation। यानी कि हमने कि जोची और ओदगाई ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने चंगेज खान के डेथ के बाद मंगोल की डायनेस्टी को चलाने की शुरुआत करी थी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब ये जोची और अब ओदगाई आप देख सकते हो, और चदगाई उन्हीं के बेटे थे तो ये बाद में संभाल पाए। सेकेंड प्रॉब्लम यही थी कि जो उसके लाइनेज ग्रुप के बंदे थे एट प्रेजेंट टाइम वो किस तरीके से मार्जिनलाइज ग्रुप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी।
एंड देन अगर हम तोलाई वंश की बात करें, जैसे कि यहाँ पे उनके चौथे बेटे तोलाई, तो तोलाई जो थे उनका जो बेटा था ना मांगे, इसने किस तरीके से पूरे के पूरे मंगोल को फैलाने की कोशिश करी, कुबलाई ने किस तरीके से फैलाने की कोशिश करी, वो इसके अंदर बताने की कोशिश करी गई है। एनसीईआरटी में सभी के बारे में नहीं दिया हुआ है, इन सभी लोगों के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन और भी राजा थे जो मंगोल के अंदर 1260 1300 के बाद भी आए थे, और उन्होंने किस तरीके से चंगेज खान की फिलॉसफी को बदलने की कोशिश करी थी, वो भी इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। तो तुलाई थे एंड देन मांगे उनके बेटे, जिन्होंने सेकेंड टाइम पीरियड में इसको एक्सपेंड करा। मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोल ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोलाई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिमी की ओर विस्तार रुक गया। पश्चिम की मतलब कहाँ की तरफ, वेस्ट की साइड में, मतलब इधर की साइड में इनका धीरे धीरे एक्सपेंशन रुक गया था। किस टाइम पीरियड पे, जिस समय तोलाई वंश के साम्राज्य के लोग थे, इसलिए ज्यादातर शासन इन लोगों का इधर के हिस्सों में होना चालू हुआ। और प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो तो ज्यादातर शासन उनका इधर के हिस्सों में ही देखने को मिलता है। तो इसी दौरान रूस और चीन की सीमाओं पर जोची और तोलाई वंश के अंदरूनी झगड़ों से जोची वंश का ध्यान संभावित यूरोपीय अभियान से हट गया, क्योंकि आपस में ग्रह कलेश की वजह से, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, कि कौन साम्राज्य को चलाएगा, कौन उसको पूरी तरीके से ओवरटेक करेगा, इनके आपसी झगड़ों की वजह से रूस की तरफ इनका बाइकआउट होना चालू हो गया। और उसके बाद यूरोप में तो ये हट ही गई पूरी तरीके से, इसलिए थोड़ा कंट्रोल हमें कम देखने को मिलता है। अब मेन बात ये थी कि जब मुगल कह रहा हूँ, जब मंगोल लोग थे, तो मंगोलों के टाइम पीरियड पे उनकी मिलिट्री की स्ट्रैटेजी किस तरीके की थी। जैसे कि जब तक चंगेज खान था, तो जो भी उसके रेवलीज लोग थे उनको भी ये बंदा आर्मी के अंदर डाल देता था। ये इसकी एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। तो ये पूरी तरीके से कोशिश करता था कि एबल्ड बॉडी पर्सन जो होते हैं ना, मतलब जो पूरी तरीके से एबल्ड बॉडी है, मतलब जो एक व्यस्क पुरुष है, अडल्ट मेल है, जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये उन सबको अपनी आर्मी के अंदर रख लिया करता था एज ए डिमांड के तौर पर कि वो उनकी हेल्प करेंगे। और चंगेज खान पूरी तरीके से कोशिश करता था कि जो भी उनके खिलाफ थे, जैसे कि अनडिफरेंशिएट आर्मी इनके द मिक्स मास ऑफ द पीपल, यानी कि चंगेज खान की सेना अलग अलग लोगों से बनी हुई थी, जिसमें अपेक्षाकृत छोटी अविभाज्य सेना को मिश्रित लोगों में जटिल बना दिया जाता था। मतलब चंगेज खान कभी ऐसा नहीं करता था कि भाई 10 का ग्रुप, 100 का ग्रुप, 50 का ग्रुप, अगर ग्रुप ये रखता भी था ना, तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी कम्युनिटी के लोग होते थे, क्योंकि आपको पता है चंगेज खान का कितना बड़ा टेरिटोरियल प्लेस था, उसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग रहते होंगे, तो वो कोशिश कर रहा था सभी को एक साथ जोड़ कर रखे, जैसे अकबर ने रखा हुआ था। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो इनके आर्मी के अंदर टर्किश पीपल भी हमें देखने को मिलते थे। इनकी आर्मी के अंदर इवन हमें वो लोग भी देखने को मिलते थे, कियात कबीले के लोग, जिन्होंने कभी इनके फादर को मारा था, जिन्होंने कभी इनके लोगों को अटैक करा था इन लोगों के ऊपर, इवन उनके लोगों को भी इन लोगों ने अपनी आर्मी के अंदर रखा। इन लोगों ने चाइनीज रूलर को भी अपनी आर्मी के अंदर रखा, रशियन रूलर्स को भी अपनी आर्मी के अंदर रखा, जो एक टाइम पीरियड में इनके राइवलीज थे, जो झगड़ते थे, लेकिन इन्होंने उनको अपने साथ रखा। जिसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी डेसिमल आर्मी के अंदर यूनाइट सिस्टम के अंदर 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे एक ग्रुप बना के रखते थे। और किसी भी क्या कहते हैं ग्रुप के अंदर अगर कोई भी आर्मी छोड़ के जाना चाहता है दूसरे ग्रुप के अंदर, ऐसा कोई भी सिस्टम इन लोगों ने नहीं बनाया था। अगर कोई छोड़ के ग्रुप को जाता है तो उसको एक तरीके की पनिशमेंट दी जाती है, ये सिस्टम इसके अंदर था। तो 10,000 की सबसे बड़ी सेना को इन्होंने तुमान कहा है, याद जरूर रखना। और उसके बाद इसने अपनी सभी आर्मी को 4 यूनिट्स यानी कि 4 उल्लूस में बांट दिया था, क्योंकि ये चाहता था कि इनके जो 4 के 4 बच्चे हैं उनको एक स्पेशल कैपिटल मिल जाए और उनकी एक आर्मी बन जाए, जिसको इसने नोयान कहा है। नोयान क्यों, इतनी बड़ी आर्मी थी, इतनी बड़ी आर्मी थी, ये चाहता था कि इसके चारों बच्चे पूरे के पूरे साम्राज्य में अलग अलग जगहों को, अलग अलग टेरिटरी को कंट्रोल कर ले। और 10-10 हज़ार की आर्मी जो होगी लोगों के पास होगी। इन फ्यूचर ये बनाते हैं तो एक अलग है, लेकिन 10,000 की सबसे बड़ी आर्मी को इन्होंने तुमान कहा है। और जो भी यूनिट्स 4 उल्लूस में बांटी गई उसको इन्होंने क्या कहा, नोयान कहा है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पे इसने क्या करा, यहाँ पे चंगेज खान ने किसी ना किसी को, बड़े बड़े व्यक्ति को टाइटल्स देना भी चालू करा। टाइटल्स इन द सेंस एक तरीके की पोस्ट होती है, ताकि वो लोग, जैसे कि अकबर करता था, जैसे अकबर ने दिन इलाही कहा किसी को कहा कि जैसे अकबर ने 9 रत्नों के नाम दिए थे, है ना, ऐसे पोस्ट होती है। तो ऐसे ही चंगेज खान ने भी अपनी पोस्ट बनाए रखी। जैसे सेना के अंदर जिन लोगों के पास 10,000 सैनिकों से ज्यादा होते थे वो इनको रक्त ब्रदर यानी कि ब्लडेड ब्रदर कहा करता था, है ना। और यहाँ पे लिखा उन्होंने नम्र व्यक्ति को दासा के रूप में भी सम्मानित करा। दासा मीन्स बोन्स मैन कहा जाता है। ऐसे इन्होंने टाइटल देना चालू करे थे। कबीले का जो सरदार होता था उसका एक अलग टाइटल होता था, है ना। आर्मी का जो हेड होता था उसका एक अलग टाइटल होता था।
इवन दैट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी। लेकिन जैसे हमारे हमारे आर्मी में होता है ना, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ऐसी पोस्ट होती है, तो सेम ऐसा ही ये भी अपनी आर्मी के अंदर किया करता था। अब इसने क्या करा, चंगेज खान ने, जैसे मैंने कहा, अपने बेटों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से 4 उल्लूस में बांट दिया, यानी कि 4 टेरिटरी में बांट दिया, और बोला कि ये तुम्हारी फिक्स टेरिटरी है। टेरिटरी में आपको दिखा देता हूँ टेरिटरी कैसी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, उनका सबसे बड़ा बेटा जोतची, जिन्होंने रशिया के स्टेपी मैदान के ऊपर अपना कैप्चर करा, तो ये उसका उल्लूस वाला प्लेस हो गया। दूसरा बेटा था चेदगाई, उसने टेक्सोनिया के प्लेसेस को और पीर माउंटेन के प्लेसेस को, इसने वहां के प्लेसेस को कैप्चर करा। और उसके बाद आता है उदगाई। उदगाई जो था वो चंगेज खान का क्या कहते हैं सक्सेसर माना जाता है, और इसने कराकोरम की कैपिटल जो है, कराकोरम की कैपिटल इधर के हिस्से में इसने कैप्चर करा और यहाँ पे अपना साम्राज्य चलाया। और उसके बाद आप देख सकते हो कुछ मैप आपको ऐसा दिखाई देगा, और यहाँ पे चंगेज खान के मरने के बाद उनके जो बेटे थे, 4 बेटे, उन्होंने इस तरीके से अपनी टेरिटरी को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया था चंगेज खान की डेथ के बाद। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे बड़ी टेरिटरी जो है उदगाई को मिली थी, जिसमें युआन डायनेस्टी जो थी वो बनाई थी, क्योंकि चंगेज खान का वारिस यही कहलाया था। तो यहाँ पे फाइनली मिलिट्री कंट्रीब्यूशन, यानी कि जिसे हम तामा बोलते हैं, ये लोग तामा इन्होंने बनाया था। याद रखना, तोमान, तामा, नोयान, अलग अलग शब्दों के अलग अलग मीनिंग है, और उसको आपको एनसीईआरटी में अंडरलाइन करना जरूर पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता था कि मान लीजिए इन 4 भाइयों के बीच में कोई भी लड़ाई हो जाती थी, परिवार के आपसी मतभेद हो जाते थे, तो मैंने अगेन आपको कहा कि चंगेज खान ने कुरिलताई बनाया था, और कुरिलताई तरीके की सभा है जिसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन सभी अभियानों को लेके, लूट मार को लेके, चारागाह भूमि को लेके, कौन उत्तराधिकारी होना चाहिए उसको लेकर ये फैसला खुद नहीं करते थे। कुरिलताई एक महान सभा बोली जाती है, उसके अंदर ये सारा का सारा फैसला होता था, क्योंकि ये चंगेज खान ने पहले से बना दिया था, एक तरीके की पार्लियामेंट है ना। ये जरूर आपको याद रखना है। अब ट्रेड एंड कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम करा। मान लीजिए कि 4 हिस्सों में 4 भाइयों के इलाके बांटे जा चुके हैं, तो इन इलाकों के अंदर कुरियर सिस्टम की शुरुआत करेगी, जिसको इन्होंने याम कहा। अब याम में क्या होता था, कुरियर सिस्टम में आपने फोकस रखना है, ये एक तरीके की कुरियर सिस्टम है जिसे रीडिफाइन कराया गया था चंगेज खान की डेथ के बाद। लेकिन कुरियर सिस्टम के अंदर बस आपको ये याद रखना है कि मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कनेक्ट करा जा सके डिस्टिंक्ट इलाके के अंदर, उसे कुरियर सिस्टम कहा गया। ये पूरी तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए, ताकि मंगोलों के बीच में एक तरीके का क्या कहते हैं कम्युनिकेशन बना रहे, इसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने 10th ऑफ द हेयर, मतलब अपने फसलों का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में देना चालू करा, और इसे इन्होंने कुबुकुर टैक्स के नाम से पुकारा। ये मल्टीपल बेनिफिट्स देता था हर किसी व्यक्ति को, इसीलिए हर एक व्यक्ति इसको बहुत ही आसानी से योगदान देता था और आसानी से इसको टैक्स के रूप में दे दिया करता था। तो ये कुबुकुर टैक्स है जो आपको याद रखना है। It enabled Genghis Khan to keep check on a development और farthest end of the regime across the continental land of army। इसका फायदा बस ये होता कि चंगेज खान जहां तक नहीं पहुंच पाता था, वहां तक की सारी उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, जो एटलीस्ट एक जगह पर बैठ के मिल जाती थी। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें देखने को मिलता है। अब ट्रेड की बात करें, क्योंकि मंगोलों के टाइम पे इतना बड़ा टेरिटोरियल प्लेस है, तो ऑफकोर्स इतना बड़ा इलाका इन्होंने कैप्चर कर रखा, काराकोरम से लेके यहाँ पे मॉस्को तक, बाइजेंटाइन एम्पायर तक, और यहाँ पे लास्ट अगर आप देखो तो चीन के कुछ हिस्सों तक, यहाँ पे सारा का सारा इन्होंने कैप्चर करा हुआ था। अब मान लो कि कोई रूस का बंदा ट्रैवल करके यहाँ काराकोरम आना चाहता है, तो ऑफकोर्स उसको बीच में रास्ते में टैक्स देना पड़ेगा, ताकि वो काराकोरम के हिस्सों में व्यापार या बिजनेस कर सके। और यहाँ पर इसके लिए यात्रियों को एक सुरक्षित टैक्स देना पड़ता था, ताकि वो आसानी से संचार और यात्रा को आसानी से यूज कर सके। इसके लिए उन्होंने बाज टैक्स का इस्तेमाल करा। बाज टैक्स ट्रैवलर्स को सेफ तरीके से कंडक्ट करने के लिए एक टैक्स बोला जाता था, जिसका मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि वो मंगोलों की अथॉरिटी को स्वीकार करता है, और जितने भी हिस्से में वो बिजनेस करेगा, ट्रैवल करेगा, उसके लिए वो टैक्स देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मंगोलों ने बाज टैक्स और कुबुकु टैक्स के तहत बहुत सारा पैसा कमाया। तो ड्यूरिंग द चंगेज खान सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करी जाए, जैसे मैंने आपको कहा कि उसने बड़े बड़े एरिया को कैप्चर करने के लिए अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स को रखना चालू करा। अब इतना बड़ा इलाका है, चंगेज खान की डेथ के बाद कैप्चर किया जा रहा है, तो चंगेज खान ने कोशिश करी कि अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करे। जैसे कि यहाँ पे अब जैसे ही इतना बड़ा इलाका है, कैप्चर हो रखा है, जैसे कि ये हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, इतना बड़ा इलाका ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक समय ऐसा आया था कि चंगेज खान का 1260 के बाद जो उनके वंशज थे, उनकी आपसी में लड़ाई होना चालू हो गई, और लड़ाई होने की वजह से अगर आप देखें तो
लाइव होने की वजह से इनके स्टेपी मैदानों पे बड़े अटैक होते रहते थे। स्टेपी मैदान मतलब घास के जो मैदान होते थे वहां पे अटैक होने चालू हो जाते थे। तो यहाँ पे कुबलाई खान चंगेज खान का ग्रेट सन है, कुबलाई खान, जैसे कि यसूजी चितगाई और यहाँ पे कुबलाई खान गिरा, यानी कि कुबलाई खान जो है तुलाई का बेटा है, यानी कि तुलाई का बेटा मान के और कुबलाई खान है। ये बंदे वो थे जिन्होंने पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति अटैक करता है और अटैक करने के बाद ऐसे जमीनों को छीन लेता है जो एग्रीकल्चर इलाके हैं और उनको नाश कर देता है, तो इन फ्यूचर हम खाएंगे क्या, हम कमाएंगे क्या। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कुबलाई खान पहला ग्रेट सन था जिन्होंने अपने किसानों को बचाया। और दूसरा एक और बंदा था जिसे हम गजन खान कहते हैं। गजन खान जो है वो भी तुलाई का सबसे यंगेस्ट सन में से आता है, ये भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन हुआ पड़ा है। उसने भी अपनी जो गजन खान की भाषण है ये जरूर आप पढ़िएगा एनसीईआरटी के अंदर। इसमें उन्होंने किस तरीके से सभी रूलर्स को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी कि अगर आप किसी भी इलाके को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने का अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को बचाते हैं तो इन फ्यूचर आप लोगों को फायदा है, क्योंकि आप इससे टैक्स को और ज्यादा अच्छी तरीके से कमा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन सामने यही आता है कि पशुचारक और किसान के स्वार्थ में संघर्ष का क्या कारण था। क्या चंगेज खान खाना बदोश कमांडो को देने वाले भाषण में इस तरह की भावना को शामिल करता था। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, क्रियाकलाप थर्ड है, ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी इंग्लिश के अंदर इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब चंगेज खान ने, जैसे मैंने कहा कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सिर्फ अपने ही लोगों को नहीं रखा, उसने चाइना के बहुत सारे लोगों को रखा, उसने ईरान के बहुत सारे लोगों को रखा। इससे ये प्रूफ होता है कि उस समय पे इनके अलग अलग जो क्या कहते हैं लोग हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, वो एक तरीके के भरोसा ही करते थे। दैट इज वाई ये उनको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक अच्छी पोस्ट देते थे। जैसे चाइना के अंदर अगर इनको रूल करना है तो अगर इनके अपने बंदे जाएंगे ना तो चाइनीज लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस तरीके के जैसे चाइनीज लोगों को ये लोग एक्सेप्ट करते होंगे। तो इसलिए चाइनीज लोगों को बड़ी पोस्ट दिया करते थे और उधर के इलाकों को उनके द्वारा कंट्रोल करवाया करते थे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमांड देने के लिए उसी टाइप का शासक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ कि हर किसी को सेपरेट टेरिटोरियल दी जाती थी, जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट मिलती थी वहां पे वो चला जाता था, ये जरूर याद रखना। फाइनली इन लोगों के इलाके अलग होते चले गए, चदगाई के और मतलब इन जो चार भाई थे उनके शासन अलग होते चले गए। हमने पढ़ लिया इसके बारे में, इन्होंने यहाँ तक टेरिटोरियल अपनी फैलाई थी। बाद में इनके बीच में आपसे झगड़े होते चले जाते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। वो चौथा लेक्चर सीरीज शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने चंगेज खान की फैमिली के बारे में डिस्कस किया था, चंगेज खान की शादी के बारे में, बचपन के नाम के बारे में, कबीले में किस तरीके से चंगेज खान के फादर की डेथ हुई। 9 ईयर्स ओल्ड जब चंगेज खान था तो उसके साथ क्या हुआ था, उसकी फैमिली में उसके फादर को जहर देके मार दिया गया था, कोई कहता है कि हत्या कर दी गई थी। तो अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। जब वो बेचारा 9 साल 10 साल का था तो उसकी मदर का लाइफ बड़ा हार्डशिप में बीत रहा था, मतलब फादर नहीं है तो फैमिली बच्चों कैसे पालना वगैरह वगैरह। लेकिन चंगेज खान ने बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन चलाया और बहुत लंबे समय तक 1227 से पहले जितना भी बड़ा इलाका जीतना था वो जीतता चला गया। उसके बाद उसके बेटे आते हैं, बेटों ने भी क्या कहते हैं चंगेज खान के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से साम्राज्य का विस्तार करा और वो वहीं नहीं रुके, उन्होंने काफी कुछ अपने इलाके को फैलाने की कोशिश करी। टाइमलाइन अलग अलग है, आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ लिया था। चंगेज खान के जो भी वंशज थे वो अलग अलग वंश समूह से अलग अलग थे, और क्योंकि पारिवारिक समूह या पारिवारिक झगड़े या आपसी समझ का सही तरीके से ना मिलना, इसी वजह से फैमिली अलग हो गई थी। लेकिन ये सारी की सारी फैमिली एक लॉ को जरूर मानती थी, जैसे लीगल कोड ऑफ चंगेज खान कहते हैं। इंग्लिश में इसे यासा पढ़ते हैं, हिंदी में से यास पढ़ते हैं। यास एक तरीके का ऐसा लॉ था जो कुरिलताई के अंदर 1206 में बना दिया गया था। कुरिलताई एक ऐसी सभा थी जो सभी मंगोलों के लिए डिसीजन मेकिंग का काम करती थी। अब ये जो कुरिलताई थे इसमें जो भी प्रधान होते थे या हेड होते थे वो भी इस यास लॉ को मानते थे। दोस्तों यास लॉ एक तरीके से एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसमें ग्रेट खान और साथ में उसके जितने भी सक्सेसर थे उन्होंने इस यास लॉ को फॉलो करा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को, जब मैंने आपको वीडियो लेक्चर सीरीज पहले पढ़ाई थी तो मैंने आपको उसमें बताने की ये कोशिश करी थी कि चंगेज खान को जब किडनैप कर लिया गया था तो चंगेज खान की हाइट जो थी ना, उनके दुश्मन जो थे चंगेज खान को मारना तो चाहते थे पर चंगेज खान की हाइट उस व्हील जितनी नहीं थी, उस व्हील जितनी नहीं थी, इसीलिए चंगेज खान जब किडनैपर्स ने उसे किडनैप करा तो चंगेज खान को नहीं मारा। तो ये एक तरीके का लॉ होता है, जैसे चोर होते हैं तो चोर लोगों की भी तो एक तरीके से एक अंतरात्मा होती है ना, तो सेम ऐसा ही चंगेज खान ने ये कहा कि हम लोग डाकू हैं, लुटेरे हैं, हम एक तरीके से क्या कहते हैं जगहों को कैप्चर करते हैं, लोगों को मारते हैं, कृषि व्यवस्था को खराब कर देते हैं। लेकिन असल में अब
मेरे रहते रहते या मेरे जाने के बाद भी जब तक ये साम्राज्य रहेगा ये इस लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेगा। इस लॉ के अंदर बेसिकली एक तरीके से ये ऑर्डर है, ये एक तरीके से डिग्री है, एक तरीके से ऑर्डर है कि आपको इस चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें जितने भी नियम थे, जितने भी सेनाओं के लिए नियम थे, सभी के लिए कंपलसरी एक जैसे थे। सभी के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक तरीके से शिकार करते हैं, लूट करते हैं, अटैक करते हैं, उनके नियम एक जैसे होंगे। जैसे महिलाओं को नहीं मारा जाएगा, छोटे बच्चों पर अटैक नहीं करा जाएगा। एक तरीके से ये लॉ चंगेज खान ने बनाया। दूसरा पोस्टल सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कम्युनिकेशन के लिए कोई टैक्स था वो देना पड़ेगा। कोई ट्रैवलर मंगोलों के टेरिटोरियल में बिजनेस कर रहा है तो बाज टैक्स देना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था पूरी तरीके से यास लॉ के अंदर थी। तो इसमें लिखा हुआ है क्या इन 4 शताब्दियों में याश का अर्थ बदल गया, जिन्हें चंगेज खान को अब्दुल्ला खान से अलग कर दिया। हफीज ए तानिश के अनुसार अब्दुल्ला खान ने मुस्लिम उत्सव मैदान में किए गए धार्मिक अनुपालन के संबंध में चंगेज खान के यास का उल्लेख क्यों किया। अब ये एक तरीके से एक उत्सव मैदान है। 1201 के अंदर अब्दुल्ला खान करके जो था, ये मतलब ये उसके बारे में बता रहा है कि जब उसके 16वीं शताब्दी के अंदर अब्दुल्ला खान जो था वो उसका वंशज था चंगेज खान का। वो ये बता रहा था कि यास लॉ जरूरत क्यों है हमें। तो जब आप ये स्टोरी पढ़ेंगे ना, इसमें घटना लिखी हुई है किस तरीके से उसने बताया कि यास लॉ होना जरूरी क्यों है। चंगेज खान ने 13वीं-14वीं शताब्दी में बना दिया था और 16वीं शताब्दी में उसके वंशज अब्दुल्ला खान जो थे वो इस यास लॉ को फॉलो कर रहे थे। तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यास लॉ एक तरीके से लीगल कोड है। कोड इट मीन्स दैट नागरिक संहिता है जो उस समय सभी लोगों को फॉलो करनी चाहिए थी। इसमें लोगों का फायदा ही था। जैसे अकबर आया तो अकबर ने सुलह कुल बनाया हमारे भारत के अंदर। उसके बाद क्या कहते हैं आपका सुलह कुल के बाद अशोक था, अशोक ने धम्मा की नीति बनाई, है ना। तो ऐसे ही ये सिस्टम हर कोई बनाता था और ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अब इतिहास जो है मंगोल को क्यों याद रखना चाहता है, विश्व का इतिहास, और चंगेज खान को सल्यूट क्यों करना चाहता है। तो मंगोलों के लिए चंगेज खान हर समय में सबसे बड़ा नेता है। उन्होंने सभी मंगोलों को एक करा, ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि नहीं तो पहले तो सारे कबीले अलग अलग क्लेम्स में बटे हुए थे। चंगेज खान अस्थायी आदिवासी युद्धों और चीनी शोषण से मुक्त कर दिया चंगेज खान ने। चंगेज खान फ्रीड देम फ्रॉम द इंटरमिडिएबल ट्राइबल्स वॉर एंड चाइनीज एक्सप्लोटेशन। चंगेज खान पहला बंदा था जो चाइनीज एक्सप्लोटेशन जो मंगोलों के ऊपर करते थे, चंगेज खान ने उसे खत्म करा। ये बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए इतिहास इसको याद रखता है। दूसरा कारण है चंगेज खान ने उन्हें समृद्धि लाया। दैट मीन्स बहुत बड़े इलाके में जब इनका कैप्चर हो गया तो यात्री, व्यापारी और व्यापारिक मार्ग उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए जो पहले नहीं होते थे। चंगेज खान ने सभी धर्म के लोगों को एक साथ करा। चंगेज खान ने समन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम सभी की मान्यताओं को इम्पोर्टेंट दिया। चंगेज खान ने सभी लोगों के दिशा निर्देश बनाए, सभी को अनुमति दी थी कि किसी को हमें ऐसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। एक अच्छी बात है चंगेज खान की। मंगोल शासक जो है ऑफकोर्स सभी जातियों के लोगों को एक साथ बना के रखता था। जैसे हमने पढ़ा था कि ईरान, चाइनीज, अफगान, इन लोगों को भी इसने अपने आर्मी के अंदर ज्वाइन करा था और उनको बड़ी बड़ी पोस्टों पे लेके आया था। तो ये भी एक अच्छी बात है। चंगेज खान बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक का शासन था और वो सभी को, जिसने अपने बहुदलीय संविवाद में धमकी नहीं मिली थी। मतलब कहने का मतलब ये कि वो मल्टी एथनिक, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजियस रीजन, इन सभी में रहता था, लेकिन कभी भी उनके ऊपर एक तरीके से प्रेशर नहीं बना के रखता था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं मंगोल प्रोवाइड द आइडियोलॉजिकल मॉडल ऑफ फॉर द मुगल्स। मंगोल के बाद मुगल्स आए भारत के अंदर और मुगल का एक राजा था तैमूर। आप देख सकते हो तैमूर अनदर मोनार्क हु एस्पायर्ड द यूनिवर्सल डोमिनेंस। ये पहला बंदा था। मंगोल जो था वो तो चंगेज खान जो था वो मंगोलियों के लिए एक राजा की तरह था। उसके वंशज उसे भगवान मानते थे। ऐसे जो मुगल थे ना, मुगल के वंशज जो थे वो तैमूर को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। अब इस हिसाब से तैमूर भी अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा राजा मानना चाहता था या बताना चाहता था, लेकिन उसने चंगेज खान के बारे में सुना हुआ था कि चंगेज खान उससे कई हजारों गुना कितना बड़ा राजा था। इसीलिए वो बंदा तैमूर जो था वो मुगलों के एस्टैब्लिशमेंट से पहले बहुत बड़ा राजा था। वो ये डर रहा था कि अपने आप को यूनिवर्सल रूलर बोलने से, क्योंकि वो यूनिवर्सल रूलर नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि मोनार्क तो सबसे बड़ा चंगेज खान ही है। देख सकते हो तैमूर या टेमरलैन 18 अप्रैल 1976 से लेकर फरवरी 1914 तक एक तुर्क मंगोल विजेता था जिसने आधुनिक अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया और उसके आसपास के इलाके को जीत लिया था और तैमूरिस्ट राजवंश का पहला शासक बना था। और अब इसने भी बहुत बड़े हिस्से को जीता था, लेकिन ये विश्व विजेता अपने आप को नहीं बोल सकता था।
क्यों नहीं बोल सकता था? क्योंकि मंगोलों ने जितना बड़ा इलाका कैप्चर करा, सॉरी मंगोलों ने जितना बड़ा इलाका कैप्चर करा वो पूरी तरीके से मुगलों ने नहीं करा था। और मुगलों ने नहीं करा था, देख सकते हो, तिमूर, उसके बाद मीरान शाह, सुल्तान मोहम्मद, सुल्तान अब्दुल शाह जो भी है रूलर ऑफ समरकंद, उसके बाद उमर शेख मिर्जा एंड देन बाबर, इसने मंगोल डायनेस्टी स्टैब्लिश करी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवी पीढ़ी, यानी कि तैमूर की पांचवी पीढ़ी बाबर है। और तैमूर से बहुत टाइम पहले 1200 समथिंग में, 1206 में चंगेज खान था। तो आप ये कह सकते हैं कि चंगेज खान कितना बड़ा रूलर होगा, वो आप समझ सकते हैं। तो इस हिसाब से आप चंगेज खान को सल्यूट करेंगे ही करेंगे। चंगेज खान पहला ही बंदा था जिसमें सोवियत नियंत्रण के बाद में मंगोल को एक अलग देश बनाया और मंगोलिया इसी वजह से एक नया देश बना। तो यहाँ पे चंगेज खान मंगोल लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, जो राष्ट्रीय पहचान के हिसाब से एक महान यादों में लोगों के लिए जुड़ा हुआ है और देश के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात है। इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि इंसान के अगर अच्छे कर्म होते हैं तो ऑफकोर्स वो इतिहास में कई सालों तक जाना जाता है। तो हमने पढ़ा चंगेज़ खान के बारे में, और हमने पढ़ा कि चंगेज़ खान के बाद मंगोल जो थे वो किस तरीके से राज कर रहे थे, उसके बाद उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चंगेज़ खान के अंडर में कैसी थी, कम्युनिकेशन ट्रेड कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, याशा लीगल कोड के बारे में हमने समझा, और प्रेजेंट टाइम में विश्व का इतिहास इनको क्यों याद रखता है, इसके बारे में हमने समझने की कोशिश करी। सो इस पूरे चैप्टर में यही था दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।